Good morning student. Welcome to SGI online class 6 हार की जीत। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी साहित्य में पाठ 2 हार की जीत नामक कहानी को पढ़ाया। आज मैं आपको उस कहानी के आगे के भाग को समझाऊंगी व पढ़कर सुनाऊंगी। पिछले वीडियो में था कि जब वह खड़क सिंह बाबा भारती के यहाँ आया तो उसने घोड़े को देखकर बाबा भारती से कहा कि यह घोड़ा सहस्त्रों अर्थात हजारों घोड़ों से अलग है, इसकी उपमा अलग है। इसके आगे बालकों की सी अधीरता। अधीरता का अर्थ होता है उतावलापन। अधीरता शब्द है, इसका अर्थ है उतावलापन। से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। अधीर का अर्थ होता है व्याकुल होना। व्याकुल, अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल का अर्थ होता है पराक्रम। बाहुबल अर्थ है पराक्रम। अर्थात जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। अर्थात उसको ले जाने की उसके अंदर अभिलाषा थी कि मैं उस घोड़े को आपसे दूर ले जाऊंगा। बाबा भारती डरे हुए। अब उन्होंने रात को जो सोने जा रहे थे तो उन्हें निद्रा नहीं आई। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। क्षण प्रति क्षण खड़क सिंह का भय बना रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले ना समाते। फूले ना समाना था खुशी का उनका बिल्कुल भी माहौल में जो एक भय व्याप्त था वो भय से वो बिल्कुल विमुख हो गए और उनका सारा ध्यान अपने घोड़े की ओर चला गया। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की भी बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामाबाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा।
वहाँ तुम्हारा कौन है? किसने पूछा ये? बाबा भारती ने। दुर्गा दास वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम बाबा भारती के हाथों से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज खड़ग सिंह डाकू था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोका और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ, ऐसा बाबा भारती ने कहा। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे स्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी की जो बात थी कि जो वो उनसे कहें उसे अस्वीकार ना करे, तो उसने कहा कि बाबा जी आज्ञा दीजिए। किसने? खड़ग सिंह ने। मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा अब ना दूंगा। अब घोड़े का नाम लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी केवल प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि मुझे इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुख मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई भी संबंध ना था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका चेहरा फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके चेहरे पर दुख की रेखा तक ना दिख पड़ी थी। केवल यह ध्यान था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। उन्होंने अपने निज की हानि को मनुष्य तत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया, अर्थात त्याग दिया। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बात पकड़े हुए वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके, किसी भय व हानि का भी कोई डर नहीं था। वे बेपरवाह हो गए थे। खड़ग सिंह ने आगे बढ़ा और सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया।
इसी समय उनकी आंखों के पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। किसके? खड़क सिंह के। अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकल पड़े। जल से स्नान किया, उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कई स्वप्न में चल रहा है। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़ गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने स्वामी मेधा से ही अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया। वह जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात अपने पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते बाबा भारती उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां पर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रो रहा था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। धन्यवाद छात्रों। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I will explain you nouns number, that means singular or plural, chapter number 3rd. I will teach you how to change a noun into plural from singular. There are various rules and definitely in lower classes you were taught about it. Okay, there are two nouns number, singular number and plural number. Singular means single, एक, and plural means so many, बहुत सारे. Now formation of plurals, that means plurals कैसे बनाते हैं. How to change a singular noun into plural. First rule, by adding s. Okay, there are some noun words which are changed into plural by adding s to them. For example, shirt. Okay, shirt can be changed into plural by only adding s to it. Shirts. Like book will also be changed into plural by adding only s. Now next one, pen can also be changed into plural by adding s. Pens. Apple can be changed into plural only by adding s. Apples. Okay, so there are several words which can be changed into plural by only adding s. Okay, now next rule, by adding es to the noun words. There are some noun words which are made or changed into plural by adding es to them. For example, bench. The students, you can see here those noun words which often end with ch, s, okay, or x or o. If noun words end usually ch, s, s, o, they are changed into plural by adding es. Like bench
bench ends with ch word. That's why it will be changed into plural like this, benches. Okay. Now next one, class, classes. It ends in double s. Fox ends with x, foxes. Fox, foxes. Glass, glasses. Dish, dishes. Okay. Dish, dishes. Okay. So those words which end ch, s, double s, x, o are changed into plural by adding es. Now third one rule is by adding s or es. There are several words which are changed into plural by adding s or es to them. Like hero, mosquito, mosquito. These words end with o. Okay, so mosquito will be changed into plural like mosquitoes. Okay, mosquito, mosquitoes. We will add es. Like hero, heroes. We will add es. Tomato, tomatoes. We will add es to change it into plural. Potato, potatoes. All these words end with vowel o. Photo, it will change into plural by adding only as photo, photos, not es. Now video, videos. Only s will be added. Studio, studios. Okay, audio, audios, etc. Students, next rule, by changing f or fe into vs, we can change a singular noun into plural if these words end with words like f or fe into vs. For example, life can be changed into plural by changing fe into vs, like lives. Okay. Next one, wife can be changed into plural like this, wives. Leaf can be changed into plural by changing f or fe into vs, leaves. Like knife can be changed into plural by replacing fe into vs, knife, knives. There are so many words which are changed into plural by replacing f or fe into vs. But there are some exceptions also where f or fe are not changed into vs. For example, hoof, h-double-o-f, hoof can be changed into plural hoofs. Okay. Proof, proofs. Proof, proofs. So there are so many exceptions. Okay, I will tell you later about this rule. Now next one, by changing y into ies, res. If students, if there is any consonant word before y, it is changed into plural by changing it into ies. But if there is a vowel word like play, day, there is vowel before these two words, then only we will add yes to them to change into plural. Okay, city will change into plural like this, cities. Fly will change into plural like this, flies.
Army, armies. Y will be changed into IES. Armies, variety, varieties. Okay. Lady, ladies. Y will be changed into IES. Day, there is vowel before it. Therefore, it will not change into IES. Only we add yes. Play, plays. Only we will add yes to them. Okay. If there is any consonant before Y, then we add IES by changing Y. But if there is vowel word before Y, we add only yes to them to make it plural. Okay, students, today's class is over. You have to note down all the matter in your notebook in fair and good handwriting. Next day, I will explain some more rules regarding nouns number, and I will also explain you various genders about which you have studied in your lower classes. Okay, thank you for attending the class. Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGUI. In the last class, we have completed question number 14 of exercise 1A. Today we will be starting with question number 15. Okay. In question number 15, first part, it is saying write the largest 8-digit number. Largest 8-digit number. So whenever you are asked to write the largest digit numbers, तो क्या करोगे आप? जितने डिजिट का नंबर आपको लिखना हो उतने नंबर ऑफ नाइन्स आप यहाँ पे लिख दोगे. तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So it will be 9,99,99,999. This is largest 8-digit number. Similarly, in its second part, it is saying write the smallest 8-digit number. In second part, it is saying write smallest 8-digit number. So smallest 8-digit number या कितने डिजिट का नंबर आपको लिखना होगा, तो आप क्या करोगे? पहले यहाँ पे 1 लिखोगे. अगर आपने 1 लिख दिया तो एक डिजिट यहाँ से कम हो गई. कितने डिजिट बचे? 7 डिजिट्स. तो उसके बाद 7 zeros यहाँ पे लिख दोगे आप. Okay, so it will be equal to ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. So it will be equal to 1 crore. So moving further to question number 16. Question number 16, it is saying write all possible 2-digit numbers formed by the digits 3, 7 and 9. 3, 7 and 9. Question number 16. 3, 7 और 9 का यूज करके आपको सारे पॉसिबल 2-digit numbers लिखने हैं. ठीक है. कंडीशन ये है कि आपको रिपीटेशन डिजिट्स का नहीं करना है. दैट मींस यू कैन नॉट राइट 33, यू कैन नॉट राइट 77 एंड यू कैन नॉट राइट 99, क्योंकि इन नंबर्स में क्या हो रहा है? डिजिट्स का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है. तो ये नंबर्स आप नहीं लिखोगे, है ना. उसके अलावा जितने भी 2-digit नंबर्स इनसे बन सकते हैं वो आपको लिखने होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इन दोनों डिजिट्स का यूज करना है. ठीक है. और इन दोनों डिजिट्स का आप यूज करोगे तो क्या बनेगा? पहले 37 बन सकता है. ठीक है. और या तो बन सकता है 73, isn't it? उसके बाद आप इन दोनों डिजिट्स का यूज करोगे. इन दोनों डिजिट्स का यूज करोगे तो क्या बन सकता है? या तो 79 बनेगा और या फिर 97 बनेगा. ठीक है. फिर क्या करोगे आप? इन दोनों डिजिट्स का यूज करोगे और इन दोनों डिजिट्स का यूज करोगे तो या तो 39 बनेगा और या फिर 93 बनेगा. So this will be your answer. 37, 73, 79, 97, 39 and 93. Okay. So this is the solution for question number 16. Now moving to question number 17. Question number 17. Question number 17 says
write all possible 3-digit numbers that can be formed by the digits 1, 3 and 7. 1, 3 और 7 का यूज करके आपको क्या लिखनी है, सारे पॉसिबल 3-digit नंबर्स लिखने हैं। कंडीशन इसमें ये दी है कि हर एक डिजिट को आप सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप ऐसे लिख दो 1, 1, 7 तो ये नहीं माना जाए, बिकॉज 1 जो डिजिट है वो 2 बार यूज हो गई। ठीक है, इसका मतलब किसी भी डिजिट को आप 2 टाइम्स यूज नहीं करोगे, डिजिट को सिर्फ एक टाइम ही यूज करना है और उसके बाद जितने भी पॉसिबल 3-digit नंबर्स हो सकते हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या सोच सकते हैं, पहले आप लिखो यहाँ पे 7 है ना, 2 digits आर लेफ्ट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1, 3, so it could be 137। इसको स्वैप करो आपस में तो इट कुड बी 3, 1 और 7, तो हो जाएगा 137 या फिर 317। ये एक कंडीशन हो गई। ठीक, दो नंबर्स यहाँ से मिले। नेक्स्ट आप यहाँ पे 3 को फिक्स करो 1 प्लेस पे, तो इट विल बी, या तो आप लिखो 1 and 7 या फिर आप फिर से लिखो 7 and 1 और 3 क्योंकि फिक्स है, तो दूसरी ये हो गई कंडीशन। दो नंबर्स यहाँ से आ गए। तीसरे आप 7 को फिक्स कर चुके हो 1 प्लेस पे और 3 को भी फिक्स कर चुके हो 1 प्लेस पे। अब आप क्या कर सकते हो, 1 को फिक्स करो 1 प्लेस पे। अगर आप 1 को फिक्स करोगे तो कौन से नंबर्स बच रहे हैं, 3 और 7, तो 3 and 7 यहाँ पे आएगा, तो एक नंबर हो जाएगा 371 और अदर नंबर क्या हो जाएगा 1 फिक्स है, तो इधर आपस में स्वैप करो चीजें, तो इट विल बी 7 here and 3 here। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर्स बन जाएंगे 3 डिजिट के, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, क्यों, और भी बन सकते हैं लेकिन रिपीटेशन क्योंकि आपको बोला गया कि नहीं करना है किसी भी डिजिट का, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18 इज आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। वहां पे 3 डिजिट नंबर था, यहाँ पे आपको 4 डिजिट नंबर का करना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड पार्ट और 18 करने में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है तो जो 0 है वो लास्ट प्लेस पे आप नहीं रखोगे। क्यों, क्योंकि अगर आप 0 लास्ट प्लेस पे रखोगे, सपोज आप लिख रहे हो 0371, तो कितने डिजिट का नंबर है, दिस इज 3 डिजिट नंबर नॉट अ 4 डिजिट नंबर। तो इस 0 को आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने से बचना है। ठीक है, 0 एकदम लास्ट पे नहीं लिख सकते, इस चीज को ध्यान में रखना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, it is saying write the smallest 4-digit number of 4 different digits. Question number 19, it is saying write the smallest 4-digit number स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है आपको, और डिजिट्स आपको क्या करनी है, रिपीट नहीं करनी है। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, सारे डिजिट्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप स्टार्ट करो, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। लेकिन आप, मैंने पहले बोला 0 को आप स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, बिकॉज आप 0 स्टार्टिंग में लिखोगे तो ये कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर रह जाएगा। हमको लिखना कितना, 4 डिजिट का नंबर। तो आप क्या कर सकते हो, 1 पहले लिखो, फिर 0, फिर 2 एंड देन 3, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, है ना, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेम एज क्वेश्चन नंबर 19, बस इसमें बोला गया है कि आपको वो 4 डिजिट नंबर लिखना है जो ग्रेटेस्ट हो ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 9, then 8, then 7 and then 6. So this 9876 will be the largest 4 digit number without repeating any digit. Okay, so this is the completion of exercise 1A, and tomorrow we'll be starting with 1B. Thank you. Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we have discussed measurement of length and its unit. Now today we will continue our chapter with some more unit of length. So firstly we will discuss light year.
Student, suppose we have to measure extremely large distances, such as the distance of the star from the earth and the distance of the sun from the earth, etc. Then for measuring these distances, what we will do? Student, for measuring length, we are having some standard unit such as kilometer, meter, centimeter, etc. But these units are not big unit to measure extremely large distances. So we need some another big unit to measure extremely large distances, and this unit is known as light year. Light year is a big unit to measure extremely large distances. So student, light year is equal to distance traveled by light in 1 year at a constant speed. At a constant speed is 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 5 kilometer per second, or 3 into 10 to the power 8 meter per second. And its magnitude is 9.46 into 10 to the power 12 kilometer, or 9.46 into 10 to the power 15 meter. Student, light year is equal to distance traveled by light in 1 year. In 1 year at a constant speed 3 into 10 to the power 5 kilometer per second, or 3 into 10 to the power 8 meter per second. And this speed is and this speed is speed of light in vacuum medium or in air medium, and its magnitude is 9.46 into 10 to the power 12 kilometer, or 9.46 into 10 to the power 15 meter, because 1 kilometer equal to, student, 1 kilometer equal to 1000 meter. So kilometer converted into meter, then we get 9.46 into 10 to the power 15 meter. Student, similarly, when we have to measure extremely small distances, such as diameter of molecule, or atom, or tiny object, etc. Student, so we need some small unit, and this unit is known as micrometer. Micrometer and angstrom. Student, 1 micrometer
minus 6 meter, and 1 angstrom equal to 10 to the power minus 10 meter. Student, micrometer is denoted by the symbol mu m. Mu is micron and m is meter. And angstrom is denoted by the symbol A naught. Now students, some more unit of length, which are inch and foot and yard. Now student, what is inch? Inch has been officially defined as 2.54 centimeter, and it is denoted by IN. And what is foot? Foot has been officially defined as 0.3048 meter, and it is denoted by FT. And yard, and student, 1 foot equal to 12 inches. 1 foot equal to 12 inches. Now student, what is yard? 1 yard equal to 3 foot or 36 inches. Student, these units of length, first inches and foot and yard. Inches has been officially defined as 2.54 centimeter, and it is denoted by IN. And foot has been officially defined as 0.348 meter, and it is denoted by FT. And yard, 1 yard equal to 3 foot or 36 inches. Now student, we will solve some numerical problem of this unit. So now numerical number first. Figure shows 4 identical 4 identical wooden rods placed side by side such that their total thickness is 5 centimeter. Find the thickness of a single rod correct to 2 decimal places. Student, in this question, thickness of thickness of 4 wooden rods equal to 5 centimeter. So thickness of one wooden rod, thickness of one wooden rod, equal to 5 by 4. After solving, we get the answer 1.25 centimeter. So the answer
thickness of one wooden rod is 1.25 centimeter. Now numerical number second. 24 coins are placed one upon another and their total thickness is recorded by a half meter scale. The thickness is found to be 4.8 centimeter. Find the thickness of each coin is millimeter. So student, thickness of 24 coins equal to 4.8 centimeter. Thickness of 24 coins equal to 4.8 centimeter. So thickness of one coin equal to 4.8 divided by 24. After solving, we get 0.2 centimeter. Student, as you know that 1 centimeter equal to 10 millimeter. So 0.2 centimeter equal to 2 millimeter. So the thickness of one coin 2 millimeter. So student, today's class is over. Thank you. Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will discuss we will continue our chapter Development of Chemistry, that is the second unit of first, है ना। उसमें देखो, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, उसके बाद आपका जो सेकंड वाला है चैप्टर वो है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि
आज की क्लास में डालेंगे और उसको जब जल जाता है तो सारी चीज़ें हो जाएगी और सिर्फ इसके आसपास ही होगी। आज की क्लास में फ्रूट जूस टेक आउट फ्रूट जूसेस पे, यानी अगर आप फलों का कोई जूस पी रहे थे और उसका स्टेन आपके कपड़ों पर लग गया है तो अगर आप उसको गर्म पानी से धोएंगे तो वो साफ हो जाएगा। Good morning, students. Have a wonderful morning, my dear students. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. And this is your biology class. Students, today I am going to teach you the modification of leaves. Students, you know that what is the main function of the leaves? The main function of the leaves is to manufacture food. And where this manufacturing occur? In the leaves. So, the main function of the leaf is to manufacture food. But other than the manufacturing of food, the modification of leaf is also a function of leaves. So here we discuss about the modification of leaves. Generally, modification of leaves are seen in many plants. Like there are various types of modification. First of all is a leaf tendril. Leaf tendril. So, students, in some plants, leaves are modified into thin, coiled, thread-like structure. Into thin, coiled, and thread-like structure. This is called leaf tendrils. This thin, coiled, thread-like structures are called leaf tendrils. The tendrils are basically sensitive to touch. When they come in contact with an object, they coil around it and help the plant to climb up. Means in climber plants generally it's seen, like in grapevine. Leaf tendrils generally seen in grapevine, pea plant. In these plants, you see the structure like this. This is the thin, coiled, thread-like structure, and they are very sensitive to touch. When they come in contact, or with an object, they coil around it like this, and help the plant to climb up. This is the feature of leaf tendril. So, and the next modification is leaf spines. In some plants, leaves are modified into sharp pointed structure. This sharp pointed structure is called leaf spines. Generally, the spines are seen in the xerophytic plant. In the xerophytic plant. So, what are the xerophytic plants? The plants like cactus. Plant like cactus is the xerophytic plant, which are generally found in desert area. And students, you know that in desert area there is a scarcity of water. So these spines reduce the water loss. And how? Because you know that leaf do the transpiration. This is also a process of a leaf. And so these spines reduce the water loss. This is the main function of these plants. So that's why in cactus mainly grow in desert area where there is a scarcity of water, and these spines reduce loss of water. So these plants can alive without water as many days. And the next modification is scale leaves. Students, generally in many plants the leaves are modified into scale leaves. So this can be seen in the plants like onion. So what are the function of these scale leaves? Is to store food. As you know that onion is a, what is onion? Onion is a stem, but the leaves of onion is a scale leaves. With the general, what is the main function of this scale leaves?
is to store food. So this is the function of the scale leaves. And one more thing, students, leaf spines. In those plants, the spine also help or protect the plant from grazing animals. These spines also help or protect the plant from grazing animals. And what are grazing animals? The grazing animals like cow, goat, which eat plant like grass, they are called grazing animals. So those plants in also some plants, protect leaves from the are grazing modified animals because of to these trap spines. insects. These plants or these modification is this modification is found in insectivorous plant. In insectivorous plants. So what are insectivorous plants? Like pitcher plant, Venus, flytrap, and Drosera. These are etc. are the insectivorous plants. So in these plants are basically present in those areas where the soil is not rich in nutrition, rich in minerals. So how the plant get their nutrition? By trapping the insect. They get the nutrition by trapping the insect, which are caught or trapped by these modified leaves. So these types of plants are called insectivorous plant, means insect को eat करने वाला plant, insectivorous plant. How they eat the insect? Like if you talk about the pitcher plant have the apex or pitchers, like the leaves are like a pitcher. When the insects sit on these pitcher, they close their lid and they engulf the insect and digest the insect by the digestive juices which are secreted by the plant. So this is the function of the insectivorous plant. Now we will discuss about the vegetative propagation of leaves. Next topic is vegetative propagation of leaves. So students, what is vegetative propagation of leaves? Generally, the flower produce a new plant, means the new plant arises from a flower. But some plants also arise from the vegetative parts of a plant. So here we are discussing about the vegetative propagation of a plant, means and how a new plant arise from the vegetative propagated parts. What are the vegetative parts or propagated parts? Means like root, stem, leaves. These are the vegetative parts, and when a new plant arises from these parts, so we can say that these are the vegetative propagated parts. So vegetative propagation of leaves means how a plant arise from leaves. Generally it can be seen in plant like bryophyllum. In bryophyllum, the margins of the leaves, this is the leaf margins, and the margins of the leaf at the notches of the leaf are bud arises. When these bud separate from the parent plant, a new plant arise from these bud. So this is called vegetative propagation of leaves. If the whole leaf, if the bud is separate from the plant, the new plant arise. But if the whole leaf, this whole leaf may fall in the moist soil, then a new plant also arise from these leaves. So this is the vegetative propagation in bryophyllum. And how the new plant arise from these buds which are present at the notches of the margin of the leaf. So that's enough for today. We will discuss our next chapter in our next class. Thank you, class. A very good morning, students. In my previous lecture, I have
डिस्टेंस की बीच की रिलेशन को क्या शो करता है? स्केल। तो स्केल इज अ मेजरिंग लाइन दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ मैप टू देयर एक्चुअल डिस्टेंस ऑन लैंड। तो स्केल क्या होता है बच्चों हमारा? स्केल हमारा क्या होता है? रेशियो होता है, अ रेशियो बिटवीन अ डिस्टेंस मेजर्ड ऑन अ मैप। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। तो बच्चों लार्ज स्केल क्या होते हैं? दे शो स्मॉल एरियाज, दे शो स्मॉल एरियाज इन ग्रेट डिटेल। मतलब किसी भी स्मॉल एरियाज को ये बहुत ही डिटेल में बताते हैं। एंड स्मॉल स्केल में क्या होते हैं? दे शो लार्ज एरिया, बड़े एरियाज को छोटे में दिखाते हैं, लेस डिटेल। So they show large area and less detail. So there are two types of scale, large scale and small scale. They show small area in great detail. On the other hand, large scale maps show large area and less detail. And now types of scale. Distance can be measured by means of scale on the map. Distance को मैप में कैसे मेजर किया जाता है? स्केल से। There are three types of scale: verbal scale or statement, representative fraction और RF या linear scale और graphic scale। तो सबसे पहले हम बात करते हैं verbal scale. In this method, scale is measured in words. तो इस मेथड में स्केल को कैसे मेजर किया जाता है बच्चों? वर्ड में। तो जैसे एग्जांपल 1 centimeter on the map represent 50 kilometer on the ground. But this method is not popular because it does not give accurate measurement. Now next is representative fraction or RF. So numerical fraction method is also called representative fraction or RF. So this method shows the ratio between the distance on the map to the distance on the ground. What is the formula of this method? RF is equal distance on the map upon distance on the ground. तो ये मेथड बच्चों क्या बताता है? डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और थर्ड मेथड इज लीनियर और ग्राफिक मेथड। तो लीनियर ग्राफिक मेथड क्या होता है? दिस मेथड रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन द मैप। Now third is linear or graphic scale. This scale represents the relationship between a particular distance on the map and the actual distance on the earth. तो बच्चों ये स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप को मैप में पर्टिकुलर डिस्टेंस की और एक्चुअल डिस्टेंस, अर्थ की एक्चुअल डिस्टेंस के बीच की रिलेशनशिप को ये स्केल रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज अ मोस्ट एक्यूरेट स्केल because it gives a accurate survey accurate map study on the map. तो ये सबसे ज्यादा accurate scale है तीनों स्केल में। तो there are three types of scale: verbal scale, linear scale और graphic scale। and second is आपका क्या है? सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट स्केल कौन सा है आपका? लीनियर और ग्राफिक स्केल। तो वर्बल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और लीनियर और ग्राफिक स्केल। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैम बंद नहीं किया था। अरे क्यों? significance of map study and colors in a lesson। तो बच्चों बात हम करने जा रहे हैं significance of map study and colors in a lesson। तो इसमें क्या है? Maps have become invaluable in today's practical world। They serve as a storehouse of information। तो मैप से हमको क्या मिलता है बच्चों? बहुत तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। We can find our destination by using global positioning system GPS। तो हम किसी भी अपने डेस्टिनेशन को GPS के थ्रू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। What is the full form of GPS? Global
positioning, global positioning system, and GIS मतलब graphical information system. तो हम we can reach our destination by using GPS or GIS. So global positioning system and GIS means graphical information system. Topographical maps portrays the natural feature. Topographical जो map होते हैं बच्चों क्या करते हैं? Natural features like valleys, mountains, hills, plateaus, and they also show man-made features like bridges, canals, road, and different types of settlements. And here are some list of colors that you can see on a topographical survey map. So these are some list of colors. सबसे पहला कलर आता है बच्चों, each color has its own significance. सबसे पहला कलर है yellow color. This color indicates cultivable land. This color indicates cultivable land or a flat land. तो येलो कलर मैप में बच्चों क्या इंडिकेट करता है? कल्टीवेबल लैंड. तो कल्टीवेबल लैंड मींस अ लैंड यूजफुल फॉर कल्टीवेशन. एंड प्लेट्यूज को भी ये इंडिकेट्स करता है. नाउ नेक्स्ट कलर इज ग्रीन. दिस कलर इंडिकेट्स फॉरेस्ट एरिया, लोलैंड एरिया. तो मैप में ये कलर क्या इंडिकेट करता है बच्चों? फॉरेस्ट एरिया को, लोलैंड एरिया को. नाउ नेक्स्ट कलर इज व्हाइट. दिस कलर इंडिकेट्स अनकल्टीवेबल लैंड और अ बैरन लैंड. तो बच्चों ये कलर मैप में क्या इंडिकेट करता है? अनकल्टीवेबल लैंड को. अनकल्टीवेबल लैंड, दिस इज अ लैंड दैट इज नॉट यूजफुल फॉर कल्टीवेशन. एंड नाउ नेक्स्ट कलर इज ब्लू. Blue color indicates perennial rivers, perennial lined wells, streams. तो बच्चों ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है मैप में? पेरिनियल लैंड. पेरिनियल मींस होता है a river there is water throughout the year. ऐसी नदियां जिनमें वर्ष भर क्या रहता है? पानी रहता है. Now next is brown. Brown color indicates contours, their heights. Brown color indicates contour, their height, and relief features like mountains. And our next color is black. Black color indicates surveyed forest. Black color indicates surveyed forest. And the last color is red. Red color indicates settlements. Different types of settlements. Nucleated settlement, dispersed settlement, and linear settlement. So these are the colors that are shown on a topographical survey map. Yellow, green, white, blue, brown, black, and red. On every map, certain signs, symbols, and letters are used to represent physical features of the Earth's surface. These signs and symbols are called conventional sign and symbol. So now my topic is conventional sign and symbol used on a topographical survey map. तो बच्चों कुछ ऐसे sign और symbol topographical survey map में यूज होते हैं जिन्हें हम लोग conventional sign और symbol कहते हैं. A variety of features, both natural features like valleys, mountains, rivers, plateaus, plains, and also man-made features like canals, roads, bridges are shown in a map by using certain sign and symbol. So these conventional sign and symbol are called legend. इन्हीं conventional sign और symbols को बच्चों लोग क्या कहते हैं? Legend कहते हैं. Now representation of political boundaries. तो सबसे पहले बच्चों ये symbol है. This symbol shows international boundaries. Represented by bold dash and dot. इसको bold dash और dot से represent किया गया है. It indicates the borders between the countries. तो ये क्या indicate करता है? Borders को between the countries. Countries के बीच में जो border होता है उसको indicate करता है.
Now next symbol is state boundaries, and this symbol indicates district boundaries. Now representation of transport and communication on the map. Transport और communication को मैप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? This symbol indicates metal road. It is also called पक्का road. It indicates the development of trade in a region. किसी भी क्षेत्र में व्यापार कैसा है उसको ये road indicate करती है. Now next, this symbol indicates unmetalled road या कच्चा road. This road indicates the village or undeveloped countries. This symbol indicates cart track. Cart track क्या होता है बच्चों? This is a path made by bullock carts. And now this symbol indicates pack track. Pack track is also a path. It is constantly used by men or animals to travel, and they are shown in a broken red color. इसको किसमें शो किया जाता है बच्चों? broken red color में शो किया जाता है. So these are the representation of transport and communication on the map. That's all for today. I will continue my chapter in next video. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Yesterday I have taught you chapter first, history and introduction. Yesterday I have taught you the many topics of these chapters as the meaning of history, relevance of history, and many topics of these chapters. But now today I will teach you the sources of history. The sources of history. Yani the historian relate the various sources to know about history, but there are two main sources of the history. First, literary sources, and second, archaeological sources. So we first discuss about literary sources. Literary sources means any literary sources, any historian have derived knowledge from the literary evidence. Thus we say the historian which have derived knowledge for our literary, thus we call literary sources. And we also call the literary sources includes the literature of many languages as Hindi, Sanskrit, Pali, Prakriti, etc. Many. And the writing which deals with religion, and that writings which deals with religion, which is related with religious, that is called religious literature. For example, Vedas, Mahabharata, Ramayana, Gitas, Bible, Quran, etc. The literature which is not religious, thus we say the which literature related with religious, that is called religious literature, and which writing, which literature which is not related in religious are called religious. The which is not related religious is called secular literature. These includes biographies, dramas, artifacts, many others. We discuss about literary sources. Literary sources which is related in religious are called religious literature, and which is not related in religious are called secular literature. In secular literatures include dramas, biographies, artifacts, accounts of travelers. For example, many travelers came in India as Payan, Megasthenes, and etc. Now, I will discuss about the second sources of the history. The second sources of the history are archaeological sources.
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन हिंदी का पुरातत्व स्रोत। पुरातत्व स्रोत का मतलब होता है कि आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, माने आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ एंड द डिस्कवरी ऑफ द यानी डिस्कवरी एंड द स्टडी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। माने thus we say archaeological is the study of a human life and the discovery of the study of the archaeological sources such as जैसे ruins of buildings and tombs, artifacts such as poetry या many other things या जैसे poetry, weapons, coins, inscriptions, many other things are called archaeological sources. Now, the archaeology use the radiocarbon methods. Now, thus we say कि archaeological sources include कि archaeology use the radiocarbon methods to determine the dates of the find and they determine the dates of the finds. And our knowledge of prehistoric period comes slowly from the archaeological sources, because we want to say that in prehistory time there were no written records about our past event, about our past. So in that time we know about our past about the archaeological sources. Thus we have the sources as the only ruins, ruins of the buildings. Thus we only have ruins of the buildings, tombs, poetry, weapons, coins, inscriptions, many other sources for know about the life of people. In this Vedic civilization and advanced civilization, if we know about the archaeological sources, thus we सबसे first we in this Vedic civilization and advanced civilization has not yet been discovered. Has not yet been discovered. After that, he have depend on the remain sources of the Harappan. Thus we say he have depend on the remain sources of the Harappan. Now I will explain you the archaeological sources. That the archaeological sources includes ruins, buildings, coins, inscriptions. So now we discuss about inscriptions. So writing which are normally engraved either a stone, any writing which are normally engraved either on a stone surface or on the metal are on the metals are called inscriptions. The writing which writing is normally engraved on a stone or on a metal are called inscriptions. Thus we say the study of inscriptions are called epigraphy. Yani the study of inscriptions are called epigraphy. The famous and the most important inscriptions are the Ashoka's rock. Now I will discuss about monuments. What means monuments? To the old buildings, yani the old buildings which are important historically are called monuments. माने ऐसी buildings which are important यानी which are important historically are called monuments, such as forts, palaces, temples, etc. Many old temples, many old palaces, many old forts. Thus we know about the monuments of the history. These monuments make history come alive. And now they were understand how the old buildings are made. These palaces give us an idea. These
palaces या these buildings give us an idea about the life of people of a particular period. Now, I explain the sources of history. Sources of history have two kinds. First, literary sources, and second, archaeological sources. And in archaeological sources, I have explained, I have discussed many topics of these chapters as the inscriptions, monuments, and tomorrow I will teach you the other topics of these chapters. Thank you for attending this class. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज मैं क्लास 6 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को व्याकरण वृत्ति पार्ट 1, ठीक है, वर्णमाला, इसकी एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज पेज नंबर 8 पर है। इसके पहले बच्चों आप इस लेसन में जो एक टेबल दी हुई थी वर्ण के बारे में पूरी टेबल बताई गई थी, स्वर व्यंजन अयोगवा, यानी संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताया गया। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन अयोगवा। फिर उनके काइंड्स भी दिए हुए हैं उस टेबल में पूरा, तो ये आप पढ़ चुके हैं और अपनी नोटबुक में बना भी चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये तालिका पहले मैंने आपको बनवाई है, ये नोटबुक में भी बनानी है। इसके बाद ये वर्णों का उच्चारण स्थान है बच्चों, ये आपको पढ़ना है और लर्न करना है। इसमें स्वर व्यंजन दिए हुए हैं और इनका उच्चारण स्थान दिया हुआ है कि कौन कौन से ये अक्षर हैं, जैसे आ, कवर्ग, हा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। इसके बाद आइए पेज नंबर 8 पर एक्सरसाइज है वर्ण संयोगा। ये एक्सरसाइज है वर्ण संयोगा। ठीक है, वर्ण संयोगा का मतलब होता है वर्णों को मिलाना। ठीक है, ध्यानेन पठत, ध्यान से पढ़ें आप। देखिए कैसे वर्णों को मिलाते हैं तब कोई शब्द बनता है। जैसे देखिए ये तव शब्द है, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन कि व्यंजन जो है उसमें स्वर मिला होता है। जैसे हम बोलते हैं ता, तो ता में कौन सा स्वर निकल रहा, आ, ता, आ स्वर निकल रहा है। इसका मतलब है ता में आ स्वर मिला हुआ है। इसी तरह से ये देवा शब्द है, आप देखिए दा में हम बोले दे, तो दा में कौन सा स्वर मिला हुआ, ए। ठीक है, तो आपको पता चल गया इस व्यंजन में कौन सा स्वर है। जैसे अदिति शब्द है, अब इसमें देखिए बीच में जो दी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कौन सी मात्रा है, ई की है, इसका मतलब इसमें ई स्वर मिला हुआ है। तो इस तरह ये वर्णों का संयोग है। जैसे तव में ता जो है, ता हलंत हो जाएगा, ता प्लस आ। जिस भी अक्षर के नीचे हलंत लगा होता है बच्चों, ये हलंत का मार्क है। जिस भी अक्षर के नीचे हलंत होगा, इट मीन्स उससे स्वर निकल गया है, वो अक्षर आधा हो गया है। हलंत का मतलब वो अक्षर आधा हो गया है। अब देखिए ये आधा हो गया तो इससे कौन सा स्वर निकला, आ। इन दोनों को मिला करके ता बना। इसी तरह वा आधा है, आ स्वर मिल जाएगा तो वा पूरा हो गया तब। देवा शब्द में ये जो दे है, दा हलंत है, इसमें स्वर नहीं है। इसके बाद कौन सा स्वर इसमें हम जोड़ेंगे, ए, तो दा में एक ही मात्रा लग जाएगी। फिर वा हलंत है, आ स्वर मिल जाएगा तो वा पूरा हो गया। ठीक है, और यहाँ विसर्ग लग जाएगा, देवा शब्द बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है अदिति। अदिति, सॉरी यहाँ हलंत नहीं होगा, आ तो स्वयं ही स्वर है। अब दा में कौन सा स्वर मिला है, ई, तो दा हलंत हो गया, इसमें ई स्वर ये जुड़ जाएगा। ता हलंत है, इसमें ई जुड़ जाएगा तो ई की मात्रा लग जाएगी। ई जोड़ने का मतलब, ई स्वर जोड़ने का मतलब है ई की मात्रा लग जाना। तो
तो ये अदिति शब्द इस तरह से बन जाएगी। ये वर्ण संयोग है कि वर्णों को मिलाकर के कोई शब्द कैसे बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एवं निम्नलिखितान वर्णान संयोज्य लिखत। एवं इसी प्रकार निम्नलिखित वर्णों को मिला करके लिखें। संयोज्य मीन्स मिला करके लिखें। तो देखिए ये ऋषि वाला री है, ठीक है, और ये तो स्वर है ही। अब गा हलंत है, वा भी हलंत है। अगर ये गा हलंत के बाद हमको यहाँ स्वर मिल जाता तो ये गा पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ भी हलंत है, इसका मतलब हमें इसमें स्वर नहीं मिल रहा है, तो ये आधा ही रहेगा। ठीक है, अब वा हलंत है, इसमें ए स्वर मिल रहा है तो इसमें ए की मात्रा लग जाएगी। दा हलंत है, आ स्वर मिल रहा है तो दा पूरा हो जाएगा और विसर्ग लग जाएगा। इस तरह से ये शब्द बनेगा ऋग्वेदः। नेक्स्ट देखिए पा हलंत है, आ स्वर मिल गया तो ये पा पूरा हो गया। ता हलंत है, आ जुड़ गया, ता पूरा हो गया। इसमें इया है, ये अनुस्वार लग गया। जा हलंत है, आ स्वर मिल गया तो जा पूरा हो गया। ला हलंत है, ई स्वर मिला यानी ई की मात्रा लग गई और विसर्ग। इस तरह से वर्णों को मिला करके लिखा जाता है, इसे वर्ण विन्यास कहते हैं। आप देखिए इस तरह से शब्द बन गया पतंजलि। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा बच्चों। स्वर और व्यंजन पहचानिए, ठीक है, फिर वर्ण विन्यास का अभ्यास करिए। अब देखिए ये आ स्वर है ही, मूर्धन्य वाला शा है, हलंत है, टा भी हलंत है, इसको स्वर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये आधा ही रहेगा। फिर टा हलंत को बड़ा आ मिल गया, देखिए टा में बड़े आ की मात्रा लग गई। धा आधा है, या भी आधा है तो इसको स्वर नहीं मिल रहा है, तो देखिए धा आधा ही रहेगा। लेकिन या हलंत को बड़ा आ मिल रहा है तो इस बड़े आ की मात्रा लग गई। या हलंत को ई स्वर मिल रहा है तो ई की मात्रा लग गई इसमें। ठीक है, तो ये वर्ण विन्यास कंप्लीट हो गया, तो शब्द बना जाकर के अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है मां हलंत, आ स्वर मिल गया, मां पूरा हो गया। हा हलंत बड़े आ की मात्रा, भा आधा है, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। रा आधा है, आ स्वर मिल गया, रा पूरा हो गया। ता हलंत को आ स्वर मिला, ता पूरा हो गया और मां हलंत ही है। तो इस तरह से इन सारे वर्णों को मिलाकर के शब्द बनेगा महाभारतम। नेक्स्ट है मां हलंत है, आ स्वर मिला, मां पूरा हो गया। रा हलंत है, ई मिल गया तो ई की मात्रा लग गई, देखिए इसमें। का हलंत में आ स्वर मिला, बड़े आ की मात्रा लग गई। तो इस तरह से सारे वर्णों को मिलाकर के शब्द बना मणिका, शब्द बनेगा मणिका। इस तरह से आप इनका, हाँ बच्चों इसके आगे की एक्सरसाइज देखिए। वर्णान संयोज्य रिक्त स्थाने चा लिखित्वा वाक्यम पूरयत। इस सेंटेंस का हिंदी रूपांतर ये होगा, वर्णान संयोज वर्णों को मिला करके और रिक्त स्थान में लिख करके वाक्यम पूरयत, वाक्य को पूरा करें। तो देखिए आ हा हलंत है, हा इसमें जुड़ गया, हा पूरा हो गया, मां हलंत ही रहेगा। ठीक है, तो आपका इन वर्णों को मिलाकर के शब्द बनेगा अहम। उसी पैटर्न पे ही चलना है आपको, ठीक है। अब देखिए वा हलंत है, ए स्वर मिल गया तो वे आ गया। दा हलंत है, आ स्वर मिला, दा पूरा हो गया। मां हलंत है, आ स्वर मिला, मां पूरा हो गया। रा हलंत है, ई स्वर मिला, ई की मात्रा लग गई। का हलंत है, आ मिल गया तो बढ़िया की मात्रा लग गई। तो ये शब्द बन गया वेद मणिका। ना हलंत बड़ा दीर्घ इसमें जुड़ गया तो बढ़िया की मात्रा लग गई। मां हलंत आ स्वर मिला, मां पूरा हो गया। का हलंत आ स्वर मिलेगा तो का पूरा हो गया। मां हलंत है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो मां हलंत ही रहेगा, शब्द बनेगा नामकम। नेक्स्ट देखिए सा हलंत है, आ स्वर मिल गया, ऊपर अनुस्वार लग गया तो हो गया सम। फिर सा हलंत है और का भी हलंत है, यानी इसको स्वर नहीं मिल रहा है तो ये सा आधा ही रहेगा। ठीक है,
फिर का हलंत है, इसमें री स्वर मिल रहा है तो का में हमने यहाँ पर री ऐड की। ता हलंत में आ स्वर जुड़ गया तो शब्द बन गया संस्कृत। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखिए, पा हलंत है यानी स्वर नहीं है, इसमें ऊ स्वर मिल गया तो पू बन गया। सा हलंत ता हलंत है यानी इसको स्वर नहीं मिल रहा है तो सा आधा ही रहेगा। ता हलंत है, इसको आ स्वर मिल रहा है तो ता पूरा हो गया। का हलंत को आ स्वर मिला, का पूरा हो गया और मां हलंत ही है। इस तरह जब आप वर्ण विन्यास करेंगे, वर्णों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पुस्तकम। नेक्स्ट इसी तरह से पा हलंत है, आ स्वर मिल गया, पा पूरा हो गया। ठा हलंत है, आ दीर्घ आ मिल रहा है यानी बड़े आ की मात्रा लग गई। मां हलंत को ई स्वर मिला तो ई की मात्रा लग गई और शब्द बन गया पठान। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्तनी विन्यास। देखिए, वर्तनी विन्यास वर्ण विच्छेद और वर्ण विन्यास तीनों एक ही शब्द है, समानार्थी है, इसमें आप डाउट में मत रहिएगा। वर्तनी विन्यास, वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास। ठीक है, अब ये शब्द दिए हैं वंदे, मातरम, आम्रम, छात्रा, तो ये शब्द दिया है, इनका वर्ण विन्यास कर दीजिए। पहले आपको वर्ण विन्यास दिया गया था तो आपने शब्द बनाए, अब शब्द दिया हुआ है तो शब्दों से आपको वर्ण अलग अलग करके दिखाना है। तो वा हलंत, आ, ना हलंत, दा हलंत है तो स्वर नहीं मिला इसलिए देखिए ना आधा ही रहेगा। दा हलंत को ए स्वर मिल गया यानी ए की मात्रा लग गई। इस तरह से शब्द ये पूरा हो गया वंदे। मातरम शब्द है, मां हलंत होगा, बड़े आ की मात्रा लग गई। ता हलंत है, आ स्वर मिला, रा हलंत है, इसको आ स्वर मिला, रा पूरा हो गया, मां हलंत आधा ही है। शब्द है मात्रा और इस तरह से आप वर्णों को अलग अलग करेंगे यानी वर्ण विच्छेद करेंगे। आम्रम शब्द भी ऐसे ही है, बड़ा। अब देखिए, आम्रम में ये आधा रा है और आधा मां है, इसलिए दोनों ही में हलंत लगा हुआ है और आ स्वर है तो, और उसके बाद मां हलंत होगा तो ये आम्रम शब्द का वर्ण विन्यास इस तरह से होगा। छात्रा शब्द का भी डिटो ऐसे ही, छा में बड़ा आ स्वर मिला, ता हलंत है। ये जो त्रिशूल वाला त्रा है ना बच्चों, इसमें दो वर्ण जुड़े हुए हैं, आधा ता, ये आगे मैं फिर बताऊंगी, और आधा रा, तब ये त्रिशूल वाला त्रा बनता है। और फिर आ इसमें स्वर मिल गया तो ये इस तरह से पूरा हो गया और विसर्ग लग गया, शब्द बना ये छात्रा, और छात्रा शब्द का इस तरह से वर्ण विन्यास है। तो आगे भी देखिए, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है द्राक्षाफलम, कपोता, लीचिका, इनका भी आप इसी तरह से वर्ण विन्यास करेंगे। द्राक्षाफलम, कपोता और लीचिका, बस डिटो ऐसे ही जैसे मैंने अभी कराया है इस तरह से इनका भी वर्ण विन्यास करेंगे। अभ्यास से ही आपको समझ में आएगा, निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Good morning, student. This is class 6E. Subject is computer. Chapter number 1, categories of computer and computer languages. Student, today's topic is type of computer languages. We need to communicate with each other languages. Okay. That means कि language need to communicate with other person. There are different types of languages like Hindi, English, Bengali, Urdu. Okay. However, with communicate with the computer, we need a language. But computer computer cannot understand these languages. Computer can own different language. Okay. According to the languages, there are
different types of computer language, and computer language is classified in 5 generation. Okay, first is first and second generation, third generation language, third generation language, and the fourth generation language, and fifth generation language. Okay, the first and second generation language is low level language. In third generation language is called high level language. High level language. Fourth generation also called high level language, and the fifth generation language based on AI technology. AI based on AI. ठीक है? AI means artificial intelligence. Okay. Now today we discuss low level languages. Today we discuss low level language. Low level languages. Okay. Low level language means it is also called LLM. There are 2 types of low level languages. First is machine language, and the second is assembly language. First is machine language and second is assembly language. Machine language consists of binary bits. This is 0 and 1. Machine language consists of binary bits and this is 0 1. That means कि this language nearest to the computer machine, or in other words we can also say कि the basic computer language is called machine language. Okay, that means कि this is also called basic computer language. Computer can understand only machine language. Computer can understand only machine language. The instructions are written in machine language is very difficult because user or programmer can learn all the machine code. This is not possible. They learn all the machine codes. Okay. Now second is the assembly language. What is the assembly language? Assembly language is also called low level language, but their instructions are written in simple English alphabets. These instructions are like add, sub, etc. And these instructions are STR. There are so many types of assembly commands. These are called mnemonics. These are called mnemonics. When user write program in mnemonics code, firstly user write mnemonics code and computer can understand not directly these mnemonic codes. These mnemonic codes convert into machine language and then computer can understand these languages. Okay, so now next is the high level language.
high level language. In third generation, high level languages are developed. In high level language, these are the user friendly language. First is the characteristics of high level languages. This is the user friendly language. How to this is user friendly? Because all the instructions are written in simple English language or in simple English words which are easily to understand by the user. Okay, but the high level languages program cannot directly converted in the machine language. We use translator to convert high level languages into low level languages. So student, I think this is sufficient for today. In next class we discuss different types of high level languages and fifth generation language. Thank you. Have a nice day.